ना तो गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा। जब निजीकरण हो जाएगा, आरक्षण नहीं बचेगा, तो कोई भी गरीब का बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं जा पाएगा। ऐसा लगता है कि वो मुट्ठी भर लोगों को पैसे वाला बनाने का काम कर रहे हो और तमाम गरीबों को लेबर क्लास बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि सरकारें आज भी हमें इंसान नहीं मानती। अगर सरकारें हमें इंसान मानती तो हमारे बारे में सोचती। ये गुंडागर्दी चलती रहे, गरीबों का खून चूस चूस के चंद मुट्ठी पर लोग पैसे वाले बनते हैं और नेताओं की नेतागिरी चलती रहे, इसलिए व्यवस्था ऐसी की गई है कि ना कहीं गरीब की सुनवाई होती है, ना ही सरकार की कोई योजना गरीब के पक्ष में होती है। हमारे साथियों, दो सभाएं और सभा जैसा माहौल तो आपने जब जहां से मैं हाईवे से उतरा था वहां से यहां तक आपने बना रखा, लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो और मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको बताऊं कि अब आपको क्या करना है। बहुत लंबे चौड़े भाषण भी देने हैं, वो तो मैं लगातार देता आया, लेकिन अब जो है, क्योंकि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। पहले सरकारों में सुनवाई होती थी, गरीब का ध्यान रखा जाता था, उनके महंगाई से लेकर जो समस्या उनके जीवन में होती थी उन पे काम होता था। सरकार जनता के लिए काम करती थी, सरकार जनता के लिए जिम्मेदार होती थी, सरकार जनता के लिए जवाबदेह होती थी। लेकिन अब की सरकारें तो अपनी पार्टी के नेता, अपनी पार्टी से जुड़े अधिकारी और चंद पूंजीपतियों के जवाबदेही सरकारें हो गई हैं। अब जो सरकारें काम कर रही हैं, न वो किसानों की जैसी हैं, न नौजवानों की जैसी हैं, न महिलाओं की जैसी हैं, न कर्मचारियों की जैसी हैं, न ही व्यापारियों की जैसी हैं, न ही गरीबों की जैसी हैं। और तो और वो कमजोर वर्गों में भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और जो ऊंची जातियों के गरीब हैं उनके भी वो लोग हितैषी नहीं है। ऐसा लगता है कि वो मुट्ठी भर लोगों को पैसे वाला बनाने का काम कर रहे हो और तमाम गरीबों को लेबर क्लास बनाने का काम कर रहे हैं। जब हम सरकारों के फैसले देखते हैं, वो फैसले जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि सरकारें आज भी हमें इंसान नहीं मानती। अगर सरकारें हमें इंसान मानती तो हमारे बारे में सोचती। अब सोचा क्या है, अभी बजट आया सेंटर का स्टेट का दोनों का, क्या महंगाई कम हुई? गैस के सिलेंडर के दाम कम हुए, बिजली के दाम कम हुए, खाद्य पदार्थों के दाम कम हुए, पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। क्या एजुकेशन का बजट बढ़ाया घटा? बताओ। एजुकेशन का बजट घटा दिया। हेल्थ का बजट बढ़ाया घटाया? हेल्थ का बजट। अब एजुकेशन को समझो। मैंने कल ही पार्लियामेंट में कहा परसों कि जब पढ़ेगा नहीं भारत तो आगे कैसे बढ़ेगा उसका। आपने एजुकेशन का बजट खत्म कर दिया। जो छात्रवृत्ति मिलती थी SC ST OBC के लोगों को, वो छात्रवृत्ति समाप्त कर दी। जो जीरो फीस का एडमिशन हो जाते थे, वो आपने जीरो फीस के एडमिशन बंद कर दिए। जब गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा, अपने परिवार को आगे कैसे बढ़ा पाएगा? क्या कोई मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी, 200-400 रुपए कमाने वाला आदमी क्या एरोप्लेन में चलने का ख्वाब देख सकता है? क्या 200-400 रुपए की मजदूरी करने वाला आदमी इस देश में अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन और खुशहाली की जिंदगी जी सकता है? आप मेहनत करने वाले लोगों के हाल देखो। मनरेगा में जो लोग काम करते हैं, कितना पैसा मिलता है? कितना पैसा मिलता है? 230 रुपए के ऊपर मिलता है। 10 ऊपर या नीचे? आप बताओ, 250 रुपए में घर चलता है क्या? अभी मैं रास्ते में रुका था, वो कोई गांव था। गांव के लोगों ने एक टेंट की व्यवस्था करके मुझे रोक लिया। बहुत सारी महिलाएं बैठी थी। अगर पुरुष होते
तो मैं हाथ जोड़ के चला आता। नौजवान होते तो आदेश देके चलाता। महिलाओं को, गांव को, बहनों को देख के रुक गया। मैंने उनसे पूछा कि बताइए, आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं, आप रोजगार क्या है आपके यहाँ? तो उन्होंने मुझसे बताया कि हम पे जमीनें तो है नहीं, हम तो दूसरों के खेतों में काम करते हैं और कहीं हमें 150 रुपए मिलते हैं, कहीं 200 रुपए मिलते हैं, कहीं 180 रुपए मिलते हैं। आप ये बताओ, 180-200 रुपए में घर चलता है क्या? इन्होंने हेल्थ का बजट कम कर दिया। हेल्थ का बजट कम होगा तो क्या होगा? सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्टरों को देने के लिए पैसा नहीं। फिर ईसीजी की मशीन नहीं होगी, एक्सरे मशीन नहीं होगी, और कोई अच्छी मशीन नहीं होगी, दवाइयां नहीं होंगी, सीटी स्कैन नहीं होंगे, और तो और टेस्ट बाहर से लिखे जाएंगे। इसके कारण क्या होगा कि गरीब को अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, और अच्छा इलाज न मिलने के कारण उसकी जान चली जाएगी, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस देश में या उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों का अपमान नहीं होगा। कोई ताकतवर आदमी किसी गरीब की बेटी की तरफ आंख उठा के देखा, कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा। ये गुंडागर्दी चलती रहे, गरीबों का खून चूस चूस के चंद मुट्ठी में लोग पैसे वाले बनते हैं और नेताओं की नेतागिरी चलती रहे। इसलिए व्यवस्था ऐसी की गई है कि ना कहीं गरीब की सुनवाई होती है, ना ही सरकार की कोई योजना गरीब के पक्ष में होती है। ये लोकतंत्र है। जिनके पास वोट है उनका राज होना चाहिए। जब बांटने वाले लोग उनके बैठे होंगे तो पैसा आपके घरों में नहीं आएगा। जब बांटने वाले लोग वो बैठे होंगे तो पैसा उद्योगपतियों के घरों में जाएगा, उनके घरों में जाएगा। और जब बांटने वाले लोग आपके होंगे, जब तराजू आपके लोगों के हाथ में होगी, तो बंटवारा ईमानदारी से होगा। और ये 12 लाख करोड़ रुपया आपके घरों तक आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। ये बंटवारा करने के लिए, ये बंटवारे की ताकत वोट से मिलती है। अगर आप वोट की ताकत चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी को दोगे तो ये बंटवारा करने की ताकत हमारे हाथ में आएगी। और आपको लगता है जब बंटवारा करने की ताकत उत्तर प्रदेश में हमारे हाथ में होगी तो क्या आपका हाथ खाली रह जाएगा? बिल्कुल खाली नहीं रहेगा। और तो और मुस्लिम समाज के लोगों को तो नमक के बराबर भी कुछ नहीं मिला। उनकी जो फेलोशिप आती थी मौलाना आजाद के नाम से, वो बंद कर दी। मदरसों को जो ऐड मिलती थी वो बंद कर दी। और तमाम तरह की जो योजना चल रही थी उनका बजट घटा दिया, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये सरकार चंद पूंजीपतियों की सरकार। तो हमने नारा दिया, और किशोर कुमार पगला जी यहाँ बैठे हैं, और हमारे नेता सुनील कुमार चित्तौड़ जी भी एक नारा मानव कांचीराम साहब ने दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इस बार बजट में हमने नारा दिया कि वोट हमारा और नोट तुम्हारा। ये भी अब इस देश में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हवा गवाही दे रही है कि कचहरी में आवाज समाज पार्टी की चलने वाली है। ये हवा गवाही दे रही है, मौसम गवाही दे रहा है कि आपका मौसम बदलने वाला है। कुर्सियों की पेटियां जरा बांध लीजिए। और ये हवा गवाही दे रही है कि अब हवा उत्तर प्रदेश में गरीबों की चलने वाली है, कमजोरों की चलने वाली है, बहुजन समाज के लोगों की चलने वाली है। और अब बहुजन समाज के लोग ताकतवर होके ये किसी दूसरे के हाथ बंटवारा नहीं कराएंगे। मुझसे किसी ने पूछा कल कि भाई ये जो बंटवारा हो रहा है इसको कैसे समझते हो? मैंने कहा ये बहुजन समाज के लोग बड़े सीधे हैं और ये सोचते हैं कि कोई दूसरा बंटवारा करेगा तो ईमानदारी से इनको दे देगा। मैंने एक किस्सा इनको सुना कि एक बार 2 बिल्लियों में रोटियों के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। तो बिल्लियों ने जिम्मेदारी दी बंदर को कि लो भाई आप हमारी रोटियों का बंटवारा कर दो। बंदर ने काम कर लिया। बंदर ने तराजू उठाई, कुछ रोटी एक तरफ रखी, कुछ एक तरफ रखी। अब वो कौन सा बहुत तराजू तोड़ने वाला था, तो उसने देखा इधर तराजू नीचे हो गई है, तो तराजू से इधर से तोड़ के उसने कुछ रोटी खा ली। फिर उसने देखा कि इधर की तराजू नीचे हो गई है, तो इधर से तोड़ के कुछ रोटी खा ली। ऐसा ही करते करते एक ऐसा समय आया कि सारी रोटी जो है वो बंदर साहब खा गई और बिल्लियां आपस में झगड़ा करती रहेगी। बहुजन समाज के लोगों,
जितना जल्दी हो सके एकजुट हो जाओ, क्योंकि आने वाले कल में जिस तरह से सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, ना तो गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा। जब निजीकरण हो जाएगा, आरक्षण नहीं बचेगा, तो कोई भी गरीब का बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं जा पाएगा। लेकिन आज जो लोग यहाँ मौजूद हैं और जो नेता जिनकी ड्यूटियां लगी है, उन सबसे मैं कह रहा हूं, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार आप नहीं कर पाए तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि आपके पास मौका बचेगा कि आप अपनी ताकत बना सको। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी बार आपको महान पुरुषों को, सपने को आगे बढ़ाते हुए और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए उतनी मेहनत करनी है जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं। बताओ करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ वैसे उठाओ, मुट्ठी बंद करके जोर से मुट्ठी बंद करो, इतनी जोर से बंद करो कि आपके हाथ में रखा हुआ सामान गिर ना जाए। बताओ ऐसे ताकत बना लोगे नहीं बना लोगे? बताओ हमारा निशान क्या है, बताओ जोर से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।